हेलो एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू कैलकुलस क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासेस पर। हम बात कर रहे थे वैसे ट्वेल्थ बायोलॉजी की। तो अपन फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे परागकण। परागकण में अपन ने परागकण की संरचना पढ़ी थी और परागकणों के लाभ पढ़ लिए थे, परागकणों से हानियां पढ़ ली थी, परागकणों के जीवन काल पढ़ लिए थे, परागण विज्ञान पढ़ ली थी। ठीक है। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है इसमें परागकण से संबंधित है वो है पराग बैंक। अब पराग बैंक में क्या होता है, देखो भाई, परागकणों को यदि लंबे समय तक -196 डिग्री सेल्सियस या द्रवित नाइट्रोजन पर संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे क्या कह देते हैं अपन, पराग बैंक, पराग भंडार। ठीक है। इसमें क्या होता है कि परागकणों को अपन क्या करते हैं कि लंबे समय तक उनका उपयोग कर लेते हैं वैसे भी। ठीक है भाई। तो मैंने बताया कि जब परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस या द्रवित नाइट्रोजन पर भंडारित किया जाता है तो उसे ही क्या कह देते हैं अपन, पराग बैंक या पराग बैंक या पराग भंडार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखें जब जब पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस ताप या द्रवित नाइट्रोजन पर द्रवित नाइट्रोजन पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है सुरक्षित रखा जाता है तो से पराग बैंक या पराग भंडार कहते हैं। ठीक है भाई। तो अपन बात कर रहे थे वैसे पराग बैंक की कि जब परागकणों को या परागकणों को या अपन कह सकते हैं किसी युग्मकों को क्या किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस या द्रवित नाइट्रोजन पर लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो उसे ही क्या कह देते हैं अपन, पराग बैंक या पराग भंडार कहते हैं। ठीक है। इसके साथ अपन परागकणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे थे। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु, देखो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। पहली बात की अपन ने कि जब परागकण, ठीक है, जैसे टाइफा है, ड्रोसेरा है, इनके जो चारों परागकण क्या होती हैं कि जो चारों परागकण होती हैं वो एक समूह के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। कि ये जो चतुष्क के जो चारों परागकण होती हैं ये समूह के रूप में पाई जाती हैं। इसी को क्या कह देते हैं अपन, संयुक्त परागकण कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई, संयुक्त परागकण कह देते हैं। इसी के साथ जैसे आक एवं आर्किड है, जैसे अपन बात करते हैं कैलोट्रॉपिस की। ठीक है। तो उनमें दो परागकण क्या करते हैं, जुड़कर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, इसी को कह देते हैं परागपिंड या पोलिनिया, या अपन कह सकते हैं कि परागपिंड पोलिनिया या पोलिनियम कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ यदि कुछ पादपों में क्या होता है कि जो कुछ पादपों में सभी परागकण, ठीक है, सभी परागकण संयुक्त होकर क्या बना करती हैं, वैसे बहुबीजाणुता बनाती हैं। ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ कि जैसे ड्रोसेरा टाइफा, ठीक है, जैसे ड्रोसेरा टाइफा टाइफा आदि पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क के चारों परागकण के चारों परागकण
संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे क्या कह देते हैं अपन, संयुक्त परागकण कहते हैं। यदि दूसरी बात करते हैं अपन कि आंक, ठीक है, आंक, आर्किड, तो अपन कैलोट्रोपिस के नाम से भी जानते हैं, कैलोट्रोपिस। ठीक है भाई, के परागकण, के दो परागकण, के दो परागकण एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, संयुक्त होकर, संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे पोलिनिया या पोलिनियम या परागपिंड के नाम से जाना जाता है, या परागपिंड भी कहते हैं, परागपिंड भी कहते हैं। मैंने कहा आपसे कि आंक एवं आर्किड के पादप में दो परागकण क्या करते हैं, विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनिया या पोलिनियम के नाम से जाना जाता है। यदि अपन इसी संरचना को देखें तो ये इस रूप में बनाते हैं, देखो। ठीक है भाई, ये क्या होगा, वैसे ये पोलिनिया या पोलिनियम कहलाती है ये संरचना। ये हो गए क्या, परागकण, क्या हो गए, ये परागकण हो गए वैसे। और ये जो संरचना होगी वो क्या कहलाती है वैसे, पोलिनिया या पोलिनियम कहलाती है। ठीक है भाई, ये बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ मैंने तीसरी बात की कि कुछ पादपों में क्या होती हैं कि सभी जो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होने वाले परागकण क्या करते हैं, वैसे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक अवस्था बनाते हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि बहुबीजाणुता कहते हैं, कि सारे जो परागकण एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, उसी को क्या कह देती है अपन, बहुबीजाणुता के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हुई अपन ने जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो निषेचन पूर्व की घटनाएं पढ़ी थी। निषेचन पूर्व की घटनाओं में अपन ने 3 टॉपिक लिए थे। फर्स्ट, ठीक है, देखो कौन कौन सा लिया था, एक तो पुंकेसर लिया था, ठीक है, दूसरा लिया था लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु धानी, और तीसरा लिया था परागकण या परागकण की संरचना के रूप में। ठीक है, तो अपन ने इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अपन अगला टॉपिक, मतलब इसी में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं निषेचन पूर्व की घटनाओं में ही। एक तो स्त्री केसर, ठीक है, जैसे वो तो मादा भाग, नर भाग पढ़ा था, अब स्टार्ट करेंगे वैसे मादा भाग। मादा भाग में सबसे पहले जो टॉपिक आता है अपना, एक तो आता है स्त्री केसर का। ठीक है, स्त्री केसर के साथ क्या आता है क्या आता है, गुरु बीजाणु या बीजांड का। ठीक है, जिसको गुरु बीजाणु धानी या बीजांड का। ठीक है, और तीसरा टॉपिक आएगा वैसे भ्रूणकोश का। ठीक है, जिसको मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, स्त्री केसर, इसको अंडप भी कहते हैं, कार्पल। ठीक है भाई, इसी में आएगा गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, या इसी को कहते हैं अपन क्या, बीजांड। क्या कहते हैं भाई, बीजांड। जो जायांग की सबसे छोटी इकाई होती है वैसे, मतलब छोटी संरचना होती है, इसी में आएगा क्या, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। ठीक है भाई, ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन। क्या क्या पढ़ेंगे वैसे, स्त्री केसर पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे वैसे, भ्रूणकोश।
ठीक है, इसी के साथ यहां मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। ठीक है, पहला टॉपिक लेते हैं अपन स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर या इसी को क्या कहते हैं अपन, अंडप कहते हैं। देखो भाई मैं एक संरचना बनाता हूं, आपने पुष्पीय पादपों में जो संरचना पढ़ी होगी, वैसे पुष्प की संरचना, उसमें भी आपको ये संरचना दिखाई दी होगी। ठीक है, और मैं यहां बना देता हूं थोड़ा, आप देखोगे यहां, ये एक स्त्री केसर के जायंग की संरचना है। ठीक है, यहां बहुत सारे स्त्री केसर क्या करेंगे वैसे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे वैसे, जुड़कर जायंग का निर्माण करेंगे। ये एक स्त्री केसर की संरचना है वैसे। ठीक है, यहां बीच में क्या लगा होता है वैसे, बीजांड लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, यहां बीजांड लगा होता है। ये मैंने बात कर दी यहां। ये क्या होगा वैसे, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, तो स्टिग्मा भी कहते हैं। क्या कह देते हैं अपन, स्टिग्मा। ठीक है भाई, इसी के साथ ये क्या होता है वैसे, वर्तिका होता है, वर्तिका। ठीक है भाई, इसको स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टाइल। ये क्या होता है वैसे, ओवेरी, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, ये क्या होता है वैसे, बीजांड। और यहां आपको पता है ही क्या होता है, पुष्पासन, है ना भाई। और ये क्या लगा होता है वैसे, पुष्प व्रंत। यदि अपन बात करते हैं स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर क्या होता है, मादा जननांग जायंग। ठीक है, जो पुष्प का मादा जननांग भाग होता है जायंग, उसकी एक इकाई कहलाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जायंग की एक इकाई क्या कहलाती है, स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। या अपन बात कर सकते हैं कि बहुत सारे स्त्री केसर या अंडप मिलकर क्या बनाते हैं वैसे, पुष्प का जायंग भाग बनाते हैं। ठीक है भाई, तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होती हैं। सबसे ऊपर की ओर जो शीर्ष भाग पर पाया जाता है वो क्या होता है वैसे, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है वैसे, वर्तिका होता है, और नीचे क्या होता है वैसे, अंडाशय होता है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जायंग की एक इकाई क्या कहलाती है, स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। अब ये भी है कि एक जायंग में यदि अपन बात करते हैं जायंग की, तो जायंग में हो सकता है एक स्त्री केसर हो सकता है एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित हो। ठीक है, तो यदि जिस जायंग में केवल एक ही स्त्री केसर उपस्थित होता है, ठीक है, उसे एक अंडपी जायंग कहते हैं। ठीक है, और जिस जायंग में एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उसे बहुअंडपी जायंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब एक ही अंडप उपस्थित है, ठीक है, जैसे घास है, ठीक है, जैसे घास है, ठीक है, गेहूं है, इनमें केवल क्या होता है वैसे, एक ही अंडप उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन कह सकते हैं कि जब जायंग में एक से अधिक अंडप उपस्थित हो, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं अपन, बहुअंडपी जायंग कहते हैं। अब ये बहुअंडपी जायंग 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वो बात करेंगे अपन। ठीक है, बहुअंडपी जायंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पृथक अंडपी, क्या होता है, एक तो पृथक अंडपी होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। और एक होता है वैसे संयुक्त अंडपी होता है, जिसको अपन सिनकार्पस या युक्तांडपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखें किसकी, जायंग की। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्त्री केसर स्त्री केसर क्या होता है वैसे, जायंग की एक इकाई होती है। इसके 3 भाग होती हैं, एक तो वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, मैंने कहा ये स्त्री केसर होता है, वो जायंग में यदि एक ही उपस्थित हो तो एक अंडपी क्या होता है वैसे, एक अंडपी जायंग होता है। ठीक है भाई, यदि एक से अधिक उपस्थित हो तो क्या होता है वैसे, बहुअंडपी जायंग होता है, बहुअंडपी जायंग, है ना भाई। अब देखो भाई, ये बहुअंडपी जायंग होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, युक्तांडपी। ठीक है, युक्तांडपी होता है, इसी को कह देते हैं क्या, सिनकार्पस, सिनकार्पस कहते हैं, है ना भाई। इसी को क्या कह देते हैं वैसे, संयुक्त अंडपी कहते हैं, संयुक्त अंडपी।
कि जब जायंग में क्या होता है कि एक से अधिक अंडप उपस्थित हो और सारे अंडप एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हो, तो उसे क्या कह देते हैं अपन, युक्तांडपी, सिनकार्पस या संयुक्त अंडपी के नाम से जाना जाता है। किसमें होते हैं ये होते हैं वैसे, जैसे पिटूनिया है, पिटूनिया है, ठीक है, दतूरा है, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं वैसे, पिटूनिया है, धतुरा है, ठीक है, बैंगन है, इनमें पाए जाते हैं क्या, युक्तांडपी या संयुक्त अंडपी। ठीक है, जायंग। यदि अपन बात करते हैं यहां दूसरा होता है क्या, वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी या इसी को कहते हैं क्या, पृथक अंडपी, पृथक अंडपी या इसी को कहते हैं क्या, एपोकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि बहुअंडपी जयंग के होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें एक में तो सारे अंडप जुड़े हुए होंगे, दूसरे में सारे अंडप एक दूसरे से क्या होंगे वैसे, पृथक पृथक होंगे। यहां अपन ने लिया क्या, वियुक्तांडपी, ठीक है, जिसको पृथक अंडपी या एपोकार्पस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि जब सारे अंडप, ठीक है, कि जब बहुअंडपी जयंग में सभी अंडप या स्त्री केसर एक दूसरे से क्या हो, पृथक पृथक हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं अपन, वियुक्तांडपी कह देते हैं। ठीक है, ये किस में होता है वैसे, माइचीलिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं वैसे, चंपा एवं रेननकुलस में होता है, चंपा एवं रेननकुलस में होता है। किसमें होता है भाई, चंपा एवं रेननकुलस में होता है ऐसा। ठीक है भाई, तो ये तो बात किसकी हो गई कि जायंग की, कि जायंग में हो सकता है एक ही अंडप हो। ठीक है, एक अंडप है तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी। ठीक है, यदि जायंग में क्या हो, बहुअंडप उपस्थित हो। ठीक है, तो बहुअंडप है तो दो प्रकार पाए जाते हैं, एक युक्तांडपी, एक वियुक्तांडपी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, जायंग की। मैंने बताया स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, एक तो क्या होगा वैसे, एक तो वर्तिकाग्र हो गया, दूसरा वर्तिका, और तीसरा क्या होता है भाई, अंडास्य होता है। नहीं क्या भाई, तो मैंने कहा वर्तिकाग्र में क्या होता है कि ये स्त्री केसर का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। क्या होता है भाई, शीर्ष भाग। ठीक है, क्या होता है, शीर्ष भाग होता है ना भाई। और इसी भाग पर क्या होते हैं वैसे, पराकण आकर जुड़ते हैं। ठीक है, पराकण आकर, ठीक है, परागण प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये होता है कि यही भाग क्या करता है, परागण की क्रिया के पश्चात परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है भाई, ये वैसे चौड़ा भाग होता है अपेक्षाकृत। ठीक है, दूसरा भाग होगा वर्तिका, इसको स्टाइल कहते हैं वैसे भी। ठीक है, वर्तिका क्या होती है वैसे, ये वर्तिकाग्र को किससे जोड़ती है वैसे, अंडाशय से जोड़ती है। एक डंठल नुमा पतली नलिका रूपी संरचनाएं इसमें अपन कह सकते हैं तो ऊतक भरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है वैसे, वर्तिकाग्र होती है, सॉरी वर्तिका होती है। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या होता है भाई, ये अंडाशय। ठीक है, आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये किसकी है वैसे, अंडाशय की है। ठीक है, अब ये अंडाशय में क्या लगे होते हैं वैसे, बीजांड लगे होते हैं, और अंडाशय क्या होता है वैसे, स्त्री केसर का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, इसमें बीजांड लगे होते हैं, हो सकता है एक बीजांड हो सकता है एक से अधिक बीजांड हो। ठीक है, जब एक बीजांड है तो एक बीजांडी अंडाशय होगा, जब बहु अभिजांड है तो बहु बीजांडी अंडाशय होगा। ठीक है, अब एक बीजांड होता है जैसे जिनमें केवल एक ही बीज बनता है, उनमें तो एक ही बीजांड होगा। जैसे कोई भी है, जैसे आम है, आम में केवल एक ही बीज बनता है तो एक बीजांडी है होगा वो अंडाशय। ठीक है, और जैसे अपन ने बात की पपीता है, ठीक है, नींबू है, ठीक है, नींबू है, संतरा है, इनमें क्या होते हैं वैसे, बहुत सारे बीज बनते हैं। तो जिन फलों में बहुत सारे बीज बनते हैं उनके पुष्प के अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाती हैं, क्योंकि निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैंने कहा अंडाशय पुष्प का मतलब अपन कहेंगे तो स्त्री केसर का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, और यदि इसी की बात करते हैं, इसी के टीएस की बात करते हैं, देखें आगे चलते हैं, देखें ये अपन एक अंडाशय की संरचना बनाते हैं यहाँ, किसकी बनाते हैं, ये अंडाशय, ये पुष्पीय अक्ष होता है इसका। ठीक है, क्या होता है ये पुष्पीय अक्ष। अब मैंने यहाँ अंडाशय के कई कोष्ठ बना दिए, ये देखो
ये कोष्ठ बना दिए, ठीक है भाई। अब ये अंडाशय के कोष्ठ है, ये देखो ये एक कोष्ठ हो गया, ये दूसरा कोष्ठ हो गया भाई, ठीक है, ये तीसरा कोष्ठ हो गया और ये चौथा कोष्ठ हो गया। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। ये एक अंडाशय की टीएस है, मैंने ले ली भाई यहां एक अंडाशय की टीएस, है ना भाई। अब ये तो क्या हुई, अंडाशय भित्ति हो गई, अंडाशय भित्ति, ठीक है भाई। जो अंडाशय भित्ति है निषेचन के पश्चात किस में बदल जाती है, फल भित्ति में बदल जाती है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडाशय भित्ति किस में बदल जाती है, फल भित्ति में बदल जाती है ना भाई। ये क्या होती है, अंडाशय कोष्ठ होते हैं, अंडाशय कोष्ठ, अंडाशय कोष्ठ। अब ये कोष्ठ क्या कहलाते हैं वैसे, गर्भाशय गुहा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गर्भाशय गुहा। अब इस गुहा में क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से क्या लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं, ठीक है। ये जैसे मैं बता दूं आपको, ये बीजांड है, ये बीजांड, बीजांड विन्यास के आधार पर, क्लियर। अब ये इनको क्या नाम दूं, बीजांड, क्या नाम दे दूं भाई, बीजांड नाम दे दूं, ठीक है भाई। अब ये क्या होते हैं, बीजांड न्यास के आधार पर बीजांड किससे लगे होती हैं, बीजांड अक्ष के लगे होती हैं, बीजांडासन जिसको बोलते हैं, इस पर लगे होती हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। अब हो सकता है यहाँ मैंने कहा यहाँ तो बहुत सारे बीजांड बताए मैंने, हो सकता है एक ही बीजांड हो, ठीक है। ये बीजांड विन्यास के आधार पर लगे होते हैं, हो सकता है एक से अधिक बीजांड हो। तो पुष्प जो अंडाशय होता है उसमें एक बीजांड हो सकता है, उसमें एक से अधिक बीजांड भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये गर्भाशय अपन मैंने बात की, ये अंडाशय कोष्ठ होता है, इसको क्या कह देते हैं अपन, गर्भाशय गुहा के नाम से जानते हैं, क्लियर है ये चीजें। अब जैसे अपन आगे चलते हैं तो आगे पढ़ेंगे अपन बीजांड की संरचना। देखो भाई बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना, या इसी को कहेंगे अपन गुरु बीजाणु धानी की संरचना, गुरु बीजाणु धानी की संरचना। गुरु बीजाणु धानी की संरचना। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन बीजांड की बात करते हैं तो संरचना के आधार पर बीजांड 5 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन यहां मात्र अपन बात करेंगे प्रतीप बीजांड की, ठीक है, क्योंकि अपन जो संरचना बनाएंगे वो प्रतीप बीजांड की बनाएंगे, ठीक है। तो उसी के आधार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सन 2021 या 22 के समथिंग पूछा गया था, प्रतीप बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसीलिए अपन क्या करते हैं वैसे, प्रतीप बीजांड के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। प्रतीप बीजांड की एक विशेषता ये होती है कि प्रतीप जो बीजांड होता है उसका निभाग, ठीक है, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, उसे प्रतीप बीजांड कह देते हैं। हालांकि और भी होते हैं वैसे, ऋचु बीजांड है, आगे बात करेंगे वैसे उनकी भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन बात करेंगे वैसे बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणु धानी है भैया, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, गुरु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चित्र की, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, मान लो ये बीजांड काय, क्या बना दिया भाई, बीजांड काय बना दिया, क्या बना दिया, बीजांड काय बना दिया, है ना भाई। अब बीजांड काय के अंदर क्या होता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर, ये बीजांड द्वार सिरा बनाऊंगा मैं, अभी समझ आएगा आपको गेम, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, भ्रूणकोश, क्या बना दिया, भ्रूणकोश। यहां देखो इसकी एक तो बड़ी कोशिका होती है और दो साइड में क्या होती है, छोटी कोशिकाएं होती है, बीच में क्या होती है, एक द्वितीय केंद्रक से युक्त ध्रुवीय कोशिका होती है, ठीक है। और यहां एक समान प्रकार की 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये होती हैं
प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये किसकी बात हो गई भाई? भ्रूणकोश की बात हो गई। अब यदि अपन यहां अध्यावरणों की बात करते हैं, देखो ये अध्यावरण है, ठीक है। एक अध्यावरण तो मैंने इधर को बना दिया, एक अध्यावरण ये बना दिया, बन गया भाई। यदि इसी के साथ और भी बात करती हैं तो दूसरा अध्यावरण बनेगा यहां। ये देखो मैं दूसरा अध्यावरण बना दिया, ठीक है भाई। ये दूसरा अध्यावरण बना दिया मैंने। और यहां एक थोड़ी उभरी हुई संरचना पाई जाती है, तो अपन राफे के नाम से जानते हैं। तो ये प्रतिबीजांड की संरचना बनी है, ठीक है। प्रतिबीजांड की संरचना बनी है, जिसको पश्च बीजांड भी कहते हैं वैसे भी, ठीक है। अब ये देखो, यदि अपन इनके स्टेप बाय स्टेप इनकी बात करते हैं, देखो इसके ये भाग होता है निभाग, ठीक है, जिसको अपन क्या नाम से जानते हैं, वैसे चैलेजा नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। मैंने बताया एक सामान्यतः बीजांड में क्या होती हैं, दो अध्यावरण होते हैं। इसमें बाहर की ओर क्या होता है वैसे बाह्य अध्यावरण। ये क्या हो गया वैसे? बाह्य अध्यावरण हो गया, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया वैसे? ये अंत्य अध्यावरण हो गया, अंत्य अध्यावरण, अंत्य अध्यावरण। ये अध्यावरणों की बात हो गई। अब ये जो भाग होता है, देखो ये जो भाग होता है, ये बीजांड काय का होता है। ये जो भाग होता है किसका होता है? ये बीजांड काय का होता है। चलो मैं लिख ही देता हूं यहां, बीजांड काय किसका होता है भाई? बीजांड काय का होता है। चलो तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये जो लास्ट भाग होता है, ये किसका होता है? भ्रूणकोश, मादा युग्मकोद्भिद। ये भाग होगा जहां अध्यावरण अनुपस्थित होते, ठीक है। और एक छिद्र में संरचना बनती है। ये क्या हो गया वैसे? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार हो गया। क्या हो गया? बीजांड द्वार हो गया, ठीक है भाई। और ये यदि बात करते हैं, ये तो बीजांड हो गया, ये क्या हो गया? बीजांड व्रंत। इसकी बात करेंगे यहां, बीजांड व्रंत की, ठीक है। यहां जो बीजांड व्रंत को किससे जोड़ता है? बीजांड से जोड़ने वाली संरचना होती है, वो क्या कहलाती है वैसे? नाभिका, नाभिका। ये इसी को क्या कह देते हैं भाई? हाइलम कहते हैं। क्या कह देते हैं? हाइलम कहते हैं। ये क्या होता है वैसे? राफे। क्या होता है? राफे होता है। तो ये थी बीजांड की संरचना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रारूपिक परिपक्व जो बीजांड होता है, एक गोलाकार या अंडाकार संरचना में पाया जाता है, ठीक है। एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है, परिपक्व जो बीजांड हुआ, ये गोलाकार या अंडाकार संरचना में होता है। इसके 5 भाग होते हैं, कि जो मुख्य भाग लिए जाते हैं वो 5 भाग है। देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। यदि अपन 5 भागों की बात करते हैं, ठीक है, तो 5 भाग कौन कौन से हैं देखें। एक तो होता है, देखो मैं ले लेता हूं ये स्टेप बाय स्टेप। एक तो क्या होगा वैसे? बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत होगा। बीजांड व्रंत क्या होता है कि बीजांड में एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो किससे मतलब किससे जोड़ते हैं, मतलब बीजांड को किससे जोड़ता है? ये अंडाशय भित्ति से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये अंडाशय भित्ति से जोड़ता है, ठीक है। और यदि यहां बात करते हैं, बीजांड को अंडाशय भित्ति से जोड़ने वाली जो जोड़ने वाला स्थान होता है, मतलब बीजांड व्रंत को बीजांड से जोड़ने वाला स्थान होता है, वो नाभिका या हाइलम कहलाता है। इसी बीजांड में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कह देती है अपन? राफे कहते हैं। क्या कह देती हैं भाई? राफे कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? अध्यावरणों की। अध्यावरण किसकी बात करेंगे वैसे? अध्यावरणों की बात करेंगे, ठीक है। अध्यावरण वैसे तो देखो एक बीजांड का एक संरक्षी आवरण होता है, जो बीजांड की क्या करता है? सुरक्षा करता है। जो लेकिन निषेचन के पश्चात ये किसका निर्माण कर लेता है वैसे? बीज आवरण का निर्माण कर लेता है, ठीक है। सामान्यतः एक बीजांड में
अपन कहते हैं कि जो बाहर की ओर पाए जाने वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और अंदर की ओर पाए जाने वाले अध्यावरण को क्या कह देती हैं, अंत अध्यावरण कहती हैं। सामान्य रूप से केवल दो ही अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण पाए जाती है। ये तो बात एक सामान्य अवस्था की हो चुकी, ठीक है, कि मैंने कहा कि बीजांड में जो अध्यावरण होता है एक संरक्षी आवरण होता है। क्या होता है भाई? संरक्षी आवरण होता है जो बीजांड को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें बाह्य अध्यावरण, बाहर की ओर बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर क्या होता है, वैसे अंत अध्यावरण होता है। और मैंने बताया सामान्य रूप से केवल दो ही अध्यावरण पाए जाते हैं। इनकी बात हो गई, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण की बात हो गई। लेकिन यदि अपन बात करते हैं कि कुछ बीजांड में क्या होता है कि एक ही अध्यावरण पाया जाता है। यदि बात करें कि कुछ बीजांड हैं जिनमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, तो उसी के कह देते हैं अपन एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। एक अध्यावरणीय बीजांड किसमें होता है? ये द्विबीजपत्री पादप, सूरजमुखी एवं गेंदा में। सूरजमुखी, सूरजमुखी एवं गेंदा। क्लियर है भाई? जब बीजांड में क्या होता है, वैसे दो अध्यावरण होते हैं, तो उसी को कह देते हैं अपन द्विअध्यावरणीय बीजांड। द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, ठीक है। द्विअध्यावरणीय बीजांड किसमें होता है? वैसे कपास है, भिंडी है, गुड़ल है, कपास, भिंडी, गुड़ल, ठीक है, इनमें पाया जाता है द्विअध्यावरणीय बीजांड। यदि जब बीजांड में क्या हो, तीन अध्यावरण उपस्थित हो, तो उसी को क्या देती है अपन त्रिअध्यावरणीय बीजांड। त्रिअध्यावरणीय बीजांड क्या कह देते हैं भाई? त्रिअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है वैसे? लीची एवं अरंडी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लीची एवं अरंडी में पाई जाती है। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है वैसे? तीसरा अध्यावरण होता है, खाने योग्य भाग, ठीक है। खाने योग्य जो भाग होता है क्या होता है? तीसरा अध्यावरण ही होता है। क्लियर है? ठीक है। इसी के साथ यदि यहां बात करती हैं, कभी कभी क्या होता है इनमें अध्यावरण अनुपस्थित होता है, तो इसी को क्या कह देती हैं? अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। अध्यावरणीय बीजांड, ठीक है। अब ये होता है वैसे चंदन एवं लोरेंथस में होता है, चंदन एवं लोरेंथस में होता है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा पहली बात की अपन ने बीजांड वृंत की, ठीक है। बीजांड क्या होता है? बीजांड एक वृंत नुमा संरचना से किससे लगा होता है? बीजांडासन से लगा होता है, ठीक है। उसी को क्या कह देती है? बीजांड वृंत कहते हैं। इसमें हाइलम होता है, राफे होते हैं। इसी के साथ मैंने बात की अध्यावरण की, बीजांड का एक संरक्षी आवरण होता है जो निषेचन के पश्चात बीज आवरण बनाता है, ठीक है। वैसे सामान्य रूप से एक बीजांड में केवल दो ही अध्यावरण पाए जाते हैं, जो बाहर की ओर बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर अंत अध्यावरण। लेकिन कभी कभी बीजांड में केवल एक ही अध्यावरण उपस्थित होता है, तो उसे क्या कह देते हैं वैसे? एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादप, सूरजमुखी एवं गेंदा में होता है। यदि द्विअध्यावरणीय बीजांड की बात करते हैं कि जब बीजांड में केवल बीजांड में क्या होती है वैसे दो अध्यावरण उपस्थित हो, तो उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। मैंने बताया कपास, भिंडी, गुड़ल, ठीक है, गाजर, मूली, इनमें भी पाया जाता है वैसे ये, ठीक है। इसी के साथ त्रिअध्यावरणीय बीजांड की बात की मैंने कि जब बीजांड में तीन अध्यावरण उपस्थित हो, तो उसे त्रिअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये किसमें होता है? लीची और अरंडी में होता है। लीची का खाने योग्य भाग तीसरा अध्यावरण ही होता है। कई बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है,
ठीक है। इसी के साथ मैंने बात की आपसे अध्यावरणीय बीजांड की। ठीक है, तो अध्यावरणीय बीजांड में मैंने बताया कि जब कुछ पादपों में क्या होता है कि जो अपन कह सकते हैं कि अध्यावरण अनुपस्थित होती हैं, बीजांड में अध्यावरण होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कह देती हैं अपन, अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। जैसे मैंने बताया चंदन एवं लॉरेंथस में पाया जाता है ऐसा। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे की बात करते हैं। दो टॉपिक मैंने बता ही दिए आपको। एक तो क्या बता दिया, बीजांड व्रंत बता दिया। दूसरा क्या बता दिया भाई, अध्यावरण बता दिया। तीसरा यदि अपन लेते हैं बीजांड काय। ठीक है, तो तीसरा लेते हैं अपन बीजांड काय की बात करते हैं, बीजांड काय। ठीक है भाई, अब आपको बीजांड काय नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एक मृदुत्कीय संरचना है। जो मैंने बताया आपको, देखो ये डॉट डॉट कर रखा है, ये जो क्षेत्र होता है ये बीजांड काय का ही क्षेत्र होता है। ये क्या होती है वैसे, मृदुत्कीय संरचना बनाता है, मृदुत्कीय संरचना। तो अपन पेरेनकाइमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेरेनकाइमी किसके नाम से जानते हैं वैसे, पेरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अच्छा प्रमुख मुख्य भाग होता ही है इसमें। क्या होता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर क्या होती है वैसे, भ्रूणकोश लगा होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश पाया जाता है। क्लियर है ये चीजें। तो फिर जैसे ही अपन आगे की बात करते हैं, तो बीजांड काय होता है निषेचन के पश्चात, या निषेचन के पश्चात क्या हो जाता है वैसे, स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी बीजांड काय क्या होता है, ठीक है, निषेचन के पश्चात नष्ट न होकर एक पतली परत के रूप में शेष बचता है, जिसको क्या देती हैं अपन, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या देती हैं वैसे, पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा परिभ्रूणपोष क्या होता है वैसे, भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो मैंने कहा बीजांड काय, बीजांड काय वैसे जो बीजांड की मुख्य संरचना होती है मृदुत, इसमें इसकी कोशिकाएं मृदुतक की कोशिकाएं या पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं। जो निषेचन के पश्चात, मतलब ये जो बीजांड काय होता है निषेचन के पश्चात स्वतः ही नष्ट होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी एक पतली परत के रूप में शेष रहता है। ठीक है, जैसे काली मिर्च है, ठीक है, इनमें क्या होता है वैसे, ये पतली परत के रूप में शेष रहता है। ठीक है, जो क्या करता है वैसे, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ अपन बात करेंगे वैसे बीजांड द्वार की। अब देखो भाई, मैं इनको थोड़ा हटा देता हूं यहां से। यदि अपन ले बीजांड द्वार, क्या लेते हैं वैसे, चौथा बिंदु लेते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, है ना भाई। अब बीजांड द्वार में आपको नजर आ रहा होगा कि सभी जो बीजांड काय के चारों ओर है अध्यावरण उपस्थित है, लेकिन यहाँ जो ये क्षेत्र है इसमें अध्यावरण क्या होती है वैसे, अनुपस्थित होती हैं। और क्या बनती है, एक छिद्र में संरचना बनती है। इसी छिद्र में संरचना को क्या कह देती है वैसे, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड काय का वह स्थान जहां अध्यावरण अनुपस्थित हो और एक छिद्र में संरचना बनती है, वो बीजांड द्वार कहलाती है। ठीक है, और इसी बीजांड द्वार का जो मुख्य उपयोग होता है कि जब परागकणों का परागण की क्रिया के पश्चात जब पराग नलिका बनती है, तो पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी सिरे से प्रविष्ट हुई हो, लेकिन भ्रूण कोश में तो केवल बीजांड द्वार सिरे से ही प्रवेश करती है। तो ये बात होती है किसकी, बीजांड द्वार की। पांचवा बिंदु होता है यहाँ भ्रूण कोश। क्या होता है वैसे, भ्रूण कोश, जिसको आप बोल रहे थे वैसे मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, क्या बोल रहे थे वैसे, मादा युग्मकोद्भिद बोल रहे थे। ठीक है भाई, तो बीजांड की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी पांचवी संरचना होती है भ्रूणकोश, जिसको अपन क्या बोल रहे थे वैसे, मादा युग्मकोद्भिद बोल रहे थे। सबसे जो बीजांड की सबसे आंतरिक संरचना होती है ये भ्रूणकोश ही होती है। ठीक है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये भ्रूणकोश की जो संरचना दिखाई दे रही है। वैसे इसके जो 3 स्टेप होते हैं, देखो मतलब 3 भाग होती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलती हैं। इसको बोलती हैं केंद्रीय कोशिका, या इसी को कहेंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या कहेंगे वैसे, ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। ये क्या होते हैं वैसे, अंड उपकरण होते हैं, हालांकि अंड उपकरण होती हैं। इसके मध्य में होती है एक बड़ी कोशिका जिसको कहते हैं अंड कोशिका, और इसके दोनों ओर होती हैं 2 छोटी कोशिका जिनको कहते हैं सहायक कोशिका।
कोशिकाएं कहते हैं। ये अंड कोशिका ही क्या होती है वैसे, मादा युग्मक का कार्य करती है। इसका कार्य करती है वैसे, मादा युग्मक का कार्य करती है। तो मैंने बताया बीजांड की सबसे आंतरिक और मुख्य संरचना होती है वो भ्रूणकोश होती है। भ्रूणकोश क्या होता है, बीजांड काय में बीजांड द्वार सिरे की ओर पाया जाता है और इसमें 3 भाग होते हैं जिन्हें निभाग सिरे की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक और बीजांड द्वार सिरे की ओर क्या होती है, इसमें अंड उपकरण लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार एक प्रारूपिक जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना बनाता है। तो क्योंकि यहाँ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं और ये ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका होती है। इसमें द्वितीय केंद्रक होता है, ये द्विगुणित केंद्रक होगा और ये अंड कोशिका अगुणित होती है और दोनों ओर की 2 सहायक कोशिकाएं भी क्या होती हैं, अगुणित होती हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना बनाता है। ठीक है, इसी को पॉलीगोमन प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं। अपन ने बात की बीजांड की। मैंने बताया भी आपको कि प्रारूपिक बीजांड क्या होता है, गोलाकार या अंडाकार संरचना में लगा होता है। इसके 5 भाग होते हैं। पहला भाग मैंने बताया आपको बीजांड व्रंत। ठीक है, एक व्रंतनुमा संरचना में लगा होता है, डंठल रूपी संरचना होती है और इसी में क्या होता है वैसे, हाइलम या नाभिका लगा होता है कि बीजांड व्रंत को बीजांड से जोड़ने वाला स्थान, ठीक है, हाइलम या नाभिका कहलाता है। इसी में बीजांड व्रंत में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको मैंने राफे नाम दिया था। क्या नाम दिया था भाई, राफे नाम दिया था। फिर अपन ने अध्यावरणों की बात की कि बीजांड में पाए जाने वाले एक संरक्षी आवरण को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं, जो निषेचन के पश्चात बीजावरण बनाता है। ठीक है भाई, अपन क्या करती हैं, बीज भित्ति बनती है, ठीक है, तो बीजावरण बनता है। अब ये बाहर की ओर क्या होता है, बाह्य अध्यावरण होता है, अंदर की ओर अंत अध्यावरण होता है। ठीक है, कुछ बीजांड में क्या होता है, एक ही अध्यावरण होता है तो उसे एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको द्विबीजपत्री पादप होती है, द्विबीजपत्री पादप होती है, सूरजमुखी एवं गेंदा होता है। कुछ बीजांड में क्या होती हैं, 2 अध्यावरण उपस्थित होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कपास, भिंडी, गुड़ल, ठीक है, गाजर, मूली, बैंगन, ये होती हैं। तो इसी के साथ कुछ बीजांड हैं उनमें 3 अध्यावरण उपस्थित होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको लीची और अरंडी होती है, लीची का खाने योग्य भाग तीसरा अध्यावरण ही होता है। ठीक है, इसी के साथ मैंने लास्ट बताया कि कुछ बीजांड में अध्यावरण अनुपस्थित होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। और अध्यावरणीय बीजांड किस में होता है, चंदन एवं लॉरेंथस में होता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रति बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके भागों का वर्णन कीजिए। गुरु बीजाणुधानी की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको 5 भागों का वर्णन करना है। ठीक है, इसी के साथ मैंने बताया आपको तीसरा जो बिंदु बताया वो बताया था बीजांड कायम। बीजांड काय क्या होता है कि बीजांड की एक मुख्य संरचना होती है। इसकी कोशिकाएं मृदुतक की कोशिकाएं या पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं और ये बीजांड काय में क्या होता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर भ्रूणकोश लगा होता है। जब निषेचन के बाद की बात की जाती है तो बीजांड काय स्वतः ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों, जैसे मैंने बताया आपको काली मिर्च में क्या होता है, बीजांड काय एक पतली परत के रूप में शेष बचता है। ठीक है, काली मिर्च में क्या होता है, बीजांड काय पतली परत के रूप में शेष बचता है। इसको पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसी के बाद मैंने बताया आपको बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है कि बीजांड काय का वह स्थान जहां अध्यावरण अनुपस्थित हो, ठीक है, जहां अध्यावरण क्या हो वैसे अनुपस्थित हो और एक छिद्र में संरचना बनती हो, ठीक है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उसके बाद किस में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ठीक है, भ्रूणकोश में परागनलिका सदैव
बीजांड द्वार सिरे से ही प्रवेश करती है, चाहे वो बीजांड में किसी भी सिरे से प्रविष्ट हुई हो, ठीक है, लेकिन भ्रूण कोश में तो केवल बीजांड द्वार सिरे से ही प्रवेश करती है। इसके बाद में बता रहा था आपको भ्रूण कोश, मादा युग्मकोद्भिद की बात कर रहे थे कि ये भी एक क्या होते हैं, वैसे बीजांड की सबसे मुख्य एवं सबसे आंतरिक संरचना पाई जाती है, इसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, वैसे बीजांड काय के बीजांड द्वार सिरे की ओर पाई जाती है, ठीक है। इसके 3 भाग होती हैं, मैंने बताया निभाग सिरे की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, मध्य में ध्रुवीय केंद्र ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक होता है, और बीजांड द्वार सिरे की ओर क्या होता है, वैसे अंडोपकरण पाया जाता है। इस अंडोपकरण में क्या होता है, मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका कहते हैं, और यही मादा युग्मक का कार्य करता है, ठीक है। और दोनों और इसके दोनों और क्या होती हैं, वैसे 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जो भी क्या होती हैं, वैसे अगुणित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश होता है, वो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना बनाता है, इसी को पोलीगोमन प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। हालांकि आगे और पढ़ेंगे वैसे भ्रूणकोश की संरचना में, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, गुरु बीजाणु धानी की संरचना, प्रति बीजांड की संरचना या बीजांड की संरचना, ठीक है। आपके किसी भी शब्द से आपको किस चाहे आप अच्छे अच्छे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब यदि अपन आगे की बात करते हैं तो बीजांड के विकास की बात करती हैं, ठीक है। बीजांड का विकास, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास की बात करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो अपन थोड़ा सा चित्र बनाते हैं पहले तो इसकी, ठीक है। क्योंकि देखो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास कैसे होगा कि बीजांड से कैसे हमको भ्रूणकोश मिला, ठीक है, बीजांड में कैसे भ्रूणकोश का विकास हुआ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं डायग्राम की, ठीक है। तो देखते हैं, देखें, मान लो ये क्या है, बीजांड का है, बीजांड काय है, और इसमें एक इसकी कोशिका है, ये कोशिका है ना भाई, ये इसकी कोशिका है, ये इसके अध्यावरण हो गए, और ये बीजांड द्वार बन गए। क्या बन गए, ये बीजांड, सीधा बीजांड बन गए ये, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, बीजांड द्वार, क्या हो गया, बीजांड द्वार, क्या बन गया भाई, बीजांड, बीजांड द्वार बन गया, है ना भाई। ये कौन सा सिरा बन गया, निभाग, निभाग बन गया। ये क्या हो गई, वैसे प्रसूतक कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है, प्रसूतक, प्रसूतक कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल, प्रसूतक कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल हो गई। ये क्या होती है, बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है, खाद्य पदार्थों का संचय कर आकार में क्या हो जाती है, बड़ी, ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचय कर आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसी को कह देते हैं क्या, प्रसूतक कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। लेकिन होनी कौन सी चाहिए, बीजांड द्वार सिरे की ओर, ठीक है। अब होता क्या है, इस प्रसूतक कोशिका में क्या होता है, परिणत विभाजन होता है, क्या होता है, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन होता है भाई। किसमें होता है, प्रसूतक कोशिका में होता है, क्या होता है भाई, परिणत विभाजन। जब इस प्रसूतक कोशिका में परिणत विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक तो ऊपर की हो, एक क्या होती है, नीचे की हो, ठीक है। कहने का मतलब एक बीजांड द्वार सिरे की ओर और एक क्या होता है, वैसे निभाग सिरे की ओर कोशिका बनती है। जो कोशिका बीजांड द्वार सिरे की ओर बनती है वो बनती है प्राथमिक, ठीक है, क्या बनती है, प्राथमिक, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, पीपीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। और यदि अपन दूसरी बात करते हैं नीचे की ओर, मतलब निभाग सिरे की ओर कोशिका बनती है, वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है,
प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं पीएससी, प्राइमरी स्पोरियल सेल। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, लगातार समसूत्री विभाजन होगा। जब लगातार समसूत्री विभाजन होगा तो यहां क्या बनेंगी, वैसे 4 परिभित्ति कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, क्या बनेंगी वैसे, ये क्या बन गई, 4 परिभित्ति कोशिकाएं बनेंगी। परिभित्ति कोशिकाएं, परिभित्ति कोशिकाएं बन गई। अब चारों परिभित्ति कोशिकाएं क्या करती हैं, ये भ्रूण कोश का पोषण प्रदान करती, मतलब सॉरी, भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करती हैं। चारों परिभित्ति कोशिकाएं क्या करती हैं, भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण कर लेती हैं। फिर भी एक बीजाणुजन कोशिका नीचे है, और ये वास्तव में जो बीजाणुजन कोशिका होती है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का ही कार्य करती है। ये आगे जाकर किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। तो आगे के स्टेप होता है कि ये इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और 4 क्या बन जाते हैं, अगुणित गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है भाई, जिसको अपन गुरु बीजाणु जनन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, वास्तव में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसी को क्या मान लूं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि ये आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है, इसी को मैंने मान लिया गुरु बीजाणु मात्र। क्लियर है भाई? अभी तक यहां जो स्थिति है वो 2n है, अगुणित संरचना नहीं है। अभी तक यहां जो स्थितियां बनी हुई है वो द्विगुणित है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहां क्या बन जाएंगे, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। ये तो बन रही हैं परिभित्ति कोशिकाएं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बन रहे हैं या, ठीक है, और ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु क्या कर रहे हैं, एक रैखिक क्रम में विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, एक रैखिक क्रम में विन्यासित हो जाती हैं चारों गुरु बीजाणु। ठीक है, चारों गुरु बीजाणु क्या हो गए, एक रैखिक क्रम में विन्यासित हो। ठीक है भाई, अब इनको क्या कह देते हैं भाई, गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, गुरु बीजाणु कहते हैं। लेकिन जब आगे का स्टेप पढ़ते हैं हम, ठीक है, इन चारों गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार सिरे की ओर है, ठीक है, 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार सिरे की ओर है, वो स्वतः ही क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। चलो तो देखते हैं, देखें बीजांड द्वार सिरा किधर की तरफ, क्या है बीजांड द्वार सिरा। वैसे बीजांड द्वार सिरा, बीजांड का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, और निभाग सिरा क्या होता है, बीजांड का आधारीय भाग होता है। ठीक है, और अपन बात करते हैं यहां बीजांड द्वार सिरे की ओर 3 गुरु बीजाणु हैं, तो ऊपर की ओर के जो 3 गुरु बीजाणु हैं स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं। यदि अपन बात करते हैं, देखो ये परिभित्ति कोशिकाएं हैं चारों, ठीक है, और यहां 3 गुरु बीजाणु स्वतः ही क्या हो गए, अपहासित हो गए। लेकिन एक गुरु बीजाणु क्या होता है, शेष बचता है, और ये शेष गुरु बीजाणु ही क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। इसी को क्या कह देती है अपन, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई, सक्रिय गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जो आगे का स्टेप भ्रूण कोश के विकास में पढ़ते हैं, ठीक है, किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और इसी को कह देते हैं क्या, एक बीज। क्या कह देते हैं भाई, एक बीजाणुज विकास के नाम से। क्लियर है ये चीजें? तो मैंने बताया आपको बीजांड के विकास की बात की अपन ने,
ठीक है। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के विकास की बात की कि बीजांड काय मतलब बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर है, क्योंकि ये बीजांड द्वार सिरे की ओर है, खाद्य पदार्थों का संचय कर आकार में बड़ी हो जाती है। अपन कह सकते हैं इसकी कोशिका, ये कोशिका दीर्घ कोशिका होती है, इसका जीव द्रव सघन होता है, ठीक है, और इसका केंद्रक भी क्या होता है, बड़े आकार का होता है। ये कोशिका क्या करती है, प्रसूतक कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल कहलाती है। इसमें परिणत विभाजन होता है, परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, इसमें बीजांड द्वार सिरे की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका और निभाग सिरे की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। क्लियर है ये चीजें यहाँ तक। फिर प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता है, इससे 4 परिभित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चारों परिभित्ति कोशिकाएं भ्रूणकोश की भित्ति का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर रही बात किसकी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका वास्तव में ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। कितने अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जो रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं, एक रैखिक क्रम में विन्यासित होती हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती हैं, स्वतः ही के हो जाती हैं, अपहासित या नष्ट हो जाती हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु के होता है सक्रिय बचता है, जो क्रियाशील रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा केवल एक ही गुरु बीजाणु बचता है जो क्रियाशील रहता है, उसी को क्या कह देते हैं अपन, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का निर्माण होता है, ठीक है। इसी को कह देते हैं क्या, एक बीजाणुज विकास कहते हैं। एक बीजाणुज विकास क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है, इसीलिए इसको एक बीजाणुज विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपको गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। और गुरु बीजाणु जनन के बाद में यहां पढ़ेंगे अपन क्या, भ्रूणकोश, ठीक है। धन्यवाद।